23 जुलाई 2024 को यूरोप के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सूर्य के दूरस्थ हिस्से से एक अत्यंत शक्तिशाली सौर ज्वाला को निकलते हुए देखा। ये ज्वाला अब तक दर्ज की गई सबसे तीव्र नहीं थी, लेकिन फिर भी इस बार हम बहुत भाग्यशाली थे कि हम इससे झुलसे नहीं। इस तरह की सौर ज्वालाएं अक्सर लंबे समय तक चलने वाले उग्र विकिरण तूफानों का कारण बनती हैं, और अगर ऐसा तूफान पृथ्वी की दिशा में आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो सकता है। इस संभावित विनाशकारी सौर ज्वाला के विवरण में जाने से पहले हमें जानना होगा कि यह सौर घटना क्या है। सौर ज्वालाएं तब होती हैं जब हमारे तारे के वायुमंडल में चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के सौर अधिकतम के करीब पहुंचने पर बिना रुके चलते हैं। यह उसके 11 साल के चक्र की सबसे सक्रिय अवधि है जो अभी हो रही है। इसके चुंबकीय क्षेत्र उलझते जा रहे हैं, जिससे हमारा तारा उलझी हुई रबर की विशाल गेंद जैसा लगता है। बैंड वे घूमते हैं, एक दूसरे को पार करते हैं, काटते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। क्या आपने कभी बार चुंबक पर लोहे के बुरादे देखे हैं? ये बुरादे चुंबकीय बल रेखाओं के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं। सूर्य की सतह का गर्म प्लाज्मा चुंबकीय बल रेखाओं पर निर्भर है। कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया से कुछ प्लाज्मा अलग हो जाता है। इसके कण तेज गति से बढ़ते हैं और अंतरिक्ष में शक्तिशाली विकिरण भेजते हैं। यही सौर ज्वाला है। अन्य समयों में हमारा तारा भारी मात्रा में पदार्थ को फेंकता है। इन घटनाओं को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। एक CMI में 20 बिलियन टन तक पदार्थ हो सकता है। अगर वह पदार्थ चट्टान होता तो वह लगभग 2.76 मील चौड़ा और आधा मील ऊंचा एक विशाल पर्वत बनाता। उत्सर्जित पदार्थ अक्सर 1 मिलियन मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करता है। सौर ज्वालाएं और CMI सौर मंडल के सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं जो अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा को छोड़ते हैं। सौर ज्वालाओं का उनकी शक्ति के अनुसार वर्गीकरण होता है। सबसे छोटे और कमजोर ज्वालाएं A और B श्रेणी में आती हैं। इसके बाद C और M श्रेणी के ज्वालाएं होती हैं। M श्रेणी की सौर ज्वालाएं होती हैं। सबसे शक्तिशाली ज्वालाएं X श्रेणी में होती हैं। 1 से 9 तक की एक संख्या होती है और कुछ मामलों में प्रत्येक अक्षर के साथ एक बड़ा AH होता है। यह भूकंप के लिए रिक्टर पैमाने जैसा है। A और B श्रेणी की ज्वालाएं हमारे ग्रह पर असर डालने के लिए बहुत कमजोर होती हैं। C श्रेणी की ज्वालाओं के लिए उनके छोटे लेकिन ध्यान देने योग्य परिणाम हो सकते हैं। M श्रेणी के फ्लेयर्स ध्रुवों पर छोटे रेडियो ब्लैकआउट और कमजोर विकिरण तूफान ला सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं X श्रेणी के फ्लेयर्स। ये एक्सोन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इनका वर्गीकरण 9 से ज्यादा हो सकता है। अब उस हालिया सौर फ्लेयर पर लौटते हैं। यह X14 श्रेणी का था जो एक अतिरिक्त शक्तिशाली फ्लेयर था। हाल ही में खगोलविदों ने जिन अन्य बड़ी लपटों का पता लगाया है उनमें 20 मई को हुई एक X12 सौर लपट और 17 जुलाई को हुई एक X10 लपट शामिल हैं। ये सभी सूर्य के पिछले हिस्से से आई हैं। अगर हम अपने तारे के पृथ्वी की तरफ की बात करें तो इस सौर चक्र के भीतर अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी सौर लपट 14 मई को हुई थी। यह एक X8.7 लपट थी जिसके कारण रेडियो ब्लैकआउट हो गया था, और कुछ दिन पहले एक मजबूत भूचुंबकीय तूफान आया था जिसके कारण पूरी दुनिया में शानदार ऑनरोरा दिखाई दिए थे। इस तूफान के साथ एक शक्तिशाली कोरोनल मास इजेक्शन भी था। जुलाई के X क्लास फ्लेयर के लिए यह इतना शक्तिशाली था कि यह हमारे लिए दुखद हो सकता था। सौभाग्य से फ्लेयर के साथ आने वाला चुंबकीय प्लाज्मा विस्फोट हमारी दिशा में नहीं था। अगर होता तो यह काफी भयावह होता। सौर तूफान का ऑरोरा अविश्वसनीय और भव्यता में डरावना होता, लेकिन साथ ही ऊर्जावान कणों का तेज विस्फोट हमारी ओर बढ़ रहा था, जिससे बड़ी तकनीकी समस्याएं और बिजली की कटौती हो सकती थी। जैसे 1989 में हुई घटना जिसने क्यूबेक के पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाया था, या उससे पहले की कोई आपदा जिसने दुनिया को नुकसान पहुंचाया। मैं कैरिंगटन घटना की बात कर रहा हूं जो 1859 में हुई थी और पहली प्रलेखित सौर ज्वाला थी। यह घटना 1 सितंबर को हुई और इसका नाम सौर खगोल शास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे देखा और सूर्य के धब्बों का रेखा चित्र बनाया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पिछले 500 वर्षों में सबसे शक्तिशाली सौर तूफान था।
कैरिंगटन की घटना ने ऑरोरा को ट्रिगर किया, जो कैरिबियन तक दिखा। इसने टेलीग्राफ सेवाओं में गंभीर रुकावटें पैदा की। कुछ ऑपरेटरों को झटका लगा और आग लग गई। लाइनों से डिस्चार्ज ने टेलीग्राफ पेपर को जला दिया। 4 अगस्त 1972 की एक बड़ी सौर ज्वाला ने इलिनॉइस समेत कुछ राज्यों में लंबी दूरी के फोन संचार को बाधित किया। इस घटना ने अमेरिकी टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी को ट्रांस अटलांटिक केबलों की बिजली प्रणाली को फिर से डिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। अब मार्च 1985 की बात करें, जब 2 शक्तिशाली CME ने भूचुंबकीय तूफान को ट्रिगर किया, जिससे 13 मार्च को कनाडा में बिजली की कमी हुई। इस ब्लैकआउट के चलते करीब 6 मिलियन लोग 9 घंटे तक बिना बिजली के रहे। कहा जाता है कि इस फ्लेयर ने हाइड्रो क्यूबेक जनरेशन स्टेशन से बिजली के ट्रांसमिशन को बाधित किया और न्यू जर्सी में कुछ ट्रांसफार्मर को पिघला दिया। फिर भी यह सौर फ्लेयर कैरिंगटन घटना की ताकत के करीब भी नहीं था। बेस्टिल डे सौर तूफान का नाम फ्रांसीसी राष्ट्रीय अवकाश से लिया गया, क्योंकि यह वर्ष 2000 में 14 जुलाई को हुआ था। यह X5 श्रेणी की घटना थी, जिससे कुछ उपग्रहों में शॉर्ट सर्किट हुआ और रेडियो ब्लैकआउट हो गया। यह सबसे अधिक देखी गई सौर तूफान घटनाओं में से एक है। अक्टूबर से नवंबर 2003 तक हमारे तारे ने बड़े सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन जारी किए। वे पृथ्वी तक पहुंचे और वायुमंडल में घुसे। 2003 के उन सौर तूफानों, जिन्हें हैलोवीन तूफान कहा गया, के कारण विमानों का मार्ग बदला, उपग्रह प्रणालियां प्रभावित हुईं और स्वीडन में बिजली गुल हुई। इसके अलावा सौर और हीलियोस्फेरिक वेधशाला इस सौर हमले के दौरान अपने कार्यों को पूरा करने में असमर्थ रही। 28 अक्टूबर 2003 को सूर्य ने हमारी ओर एक अत्यधिक बड़ा सौर ज्वाला भेजा। यह आग इतनी शक्तिशाली थी कि इसने इसे मापने वाले अंतरिक्ष यान सेंसर को प्रभावित कर दिया। सेंसर ने 128 की अधिकतम सीमा तय की, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह ज्वाला लगभग X45 की अधिकतम शक्ति तक पहुंच गई थी। एक और बात जिसने हैलोवीन तूफानों को इतना डरावना बना दिया वह यह थी कि यह सौर चक्र के समय के दौरान होते हैं। जब सौर गतिविधि शांत होती है, यह सौर अधिकतम के 2-3 साल बाद होता है। नासा के अनुसार तब हमारे तारे से सिर्फ 17 शक्तिशाली ज्वालाएं निकली। 5 दिसंबर 2006 को सूरज ने X श्रेणी का एक और ज्वाला उगला, X9 श्रेणी का, जिसने लगभग 10 मिनट के लिए उपग्रह से जमीनी संचार और GPS संकेतों को बाधित किया। वह सौर तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसने गोज 13 उपग्रह पर सौर एक्स-रे इमेजर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके डिटेक्टर के कई पिक्सल क्षतिग्रस्त हो गए। फरवरी 2022 में स्पेसएक्स ने हमारे तारे की भयावह शक्ति का अनुभव किया, जब एक विनाशकारी भूचुंबकीय तूफान ने करोड़ों डॉलर मूल्य के 38 स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट कर दिया। यह घटना उनके तैनात होने के कुछ ही समय बाद हुई। दुर्भाग्य से स्टारलिंक उपग्रह भूचुंबकीय तूफानों के लिए विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें 60 से 120 मील के बीच की बेहद कम ऊंचाई वाली कक्षाओं में छोड़ा जाता है। वे ड्रैग फोर्स पर काबू पाने और हमारे ग्रह की सतह से लगभग 350 मील की अपनी अंतिम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने ऑनबोर्ड इंजन पर निर्भर करते हैं। बात यह है कि भूचुंबकीय तूफान के दौरान पृथ्वी का वायुमंडल तूफान से ऊर्जा अवशोषित करता है, गर्म होकर ऊपर फैलता है। इससे सघन थर्मोस्फीयर बनता है, जिसका अर्थ है अधिक ड्रैग, और यह उपग्रहों के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। ठीक यही हुआ। हाल में जारी स्टारलिंक उपग्रहों का समूह बढ़े ड्रैगन को पार नहीं कर सका और नीचे गिरने लगा, अंततः वातावरण में जल गया। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।